वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया में मौजूद हमारे और आपके डेटा को अब सुरक्षा मिलने वाली है। कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिल के संसद के मॉनसून सत्र में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद भारत के सभी पर्सनल डेटा को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का डेटा शामिल है। पर्सनल डेटा को लेकर कानून पालन कराने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, जो यूजर्स की शिकायतें सुनने और उसका हल निकालने का काम करेगा। डीपीडीपी मतलब यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के दायरे में सरकारी विभाग भी आएंगे। इस बिल के आने से सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और अगर कोई यूजर अपना प्रोफाइल डिलीट करता है तो कंपनी को भी उससे जुड़े सभी डेटा डिलीट करने होंगे। कोई भी कंपनी यूजर्स के डेटा का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। डीपीडीपी बिल के कानून बन जाने के बाद यूजर्स को अपने डेटा में सुधार करने या फिर उसे मिटाने का अधिकार मिल जाएगा। कंपनियां टारगेटेड विज्ञापनों के लिए बच्चों का डेटा ट्रैक नहीं कर पाएंगी और बच्चों के डेटा तक पहुंच के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। हालांकि चुनिंदा मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपात जैसी स्थिति से जुड़े मामलों में सरकार को कुछ छूट जरूर दी गई है और नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान लगाया गया है। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल की बारीकियों को थोड़ा और गहनता से समझते हैं तो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ है, साइबर एक्सपर्ट दीपिका सिंह हमारे साथ हैं। उन दोनों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आशुतोष जी, सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल की बारीकियां हम आपसे समझना चाहते हैं। क्या खास है इस बिल में ऐसा जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो डेटा प्रोटेक्शन की गारंटी देता है? आशुतोष जी, शायद आपका साउंड म्यूट पर है, जरा उसको ठीक कर देंगे? जी। तो हाँ, जैसा मैंने कहा, मैं कह रहा था कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है हमारे कंट्री में, काफी टाइम से पेंडिंग था। ये बिल बना हुआ था बट इसके ऊपर कुछ काम जो है पेंडिंग था। और पहले जब ये बिल लेकर सरकार आई थी तो उसमें उनको लगा, पार्लियामेंट्री कमेटी को, कि इसके अंदर बहुत सारे और अमेंडमेंट होने चाहिए। और ये सारे अमेंडमेंट करने के बाद अब ये बिल बन करके जो है यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। और अब जैसा कि आपने भी बताया कि अब जो है ये मॉनसून सेशन में इस पे डिस्कशन होगा, जो मेरे ख्याल 20 जुलाई से अभी शुरू होने वाला है। और इसमें जो है मुझे लगता है कि इसमें अप्रूवल मिल जाना चाहिए। और ये जो डेटा प्रोटेक्शन जो बिल बनाया गया है, इसमें जो बेसिकली जो डेटा कलेक्ट होता है कंज्यूमर से, उस डेटा को किस तरह से, किस फॉर्म में जो है लीगल तरीके से उसका इस्तेमाल हो, उसका मिसयूज ना हो, वो डेटा लीक ना हो, उसका कोई मिसयूज ना करे। और अगर ऐसा होता है तो जैसे पहले हमारे पास प्रॉपर प्रोविजन नहीं था, अब हमारे पास प्रॉपर प्रोविजन होगा, जिसके हिसाब से जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड्स बनाए जाएंगे। और इन बोर्ड्स में जो है सारे कंप्लेंट को आप जो है रजिस्टर कर सकता है कोई भी कंज्यूमर। और जो है बोर्ड उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और जो भी कंपनी जो डेटा ले रही है किसी भी कंज्यूमर का या पब्लिक का, उस डेटा को जो है वो कहाँ इस्तेमाल कर रही है, क्या इस्तेमाल कर रही है, या जिस पर्पस के लिए वो डेटा लिया गया है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए डेटा को यूज करना होगा। अगर उस डेटा का मिसयूज होता है तो हेवी पेनाल्टीज का प्रोविजन रखा गया है। क्योंकि हमारे पास पहले सिर्फ आईटी एक्ट 2000 था, जिसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं था, जिसके हिसाब से जो डेटा लेने वाली कंपनियां हैं, वो कंपनियों को भी जो है इसके दायरे में लाना जरूरी था, ताकि जो है किसी भी इंडिविजुअल का डेटा सुरक्षित रहे, उसका मिसयूज ना हो, या फिर उस डेटा से जो है कोई दूसरे बिजनेस में उसका प्रयोग करके या कोई भी किसी भी तरीके का कंज्यूमर को नुकसान ना हो। इसकी जो है पूरी तरीके से इस पे उसका जो है ध्यान रखा गया है। मेरे ख्याल में इसमें 91 डिफरेंट सेक्शंस बनाए गए हैं, जिसके अंदर जो है हर तरीके के प्रोविजंस, पेनाल्टीज के भी प्रोविजन बनाए गए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 500 करोड़ तक का जो है पेनाल्टी का प्रोविजन इसमें रखा गया है कंपनियों के लिए, अगर कोई भी कंपनी इसका मिसयूज करती है और पाई जाती है कि उसने जो है डेटा को मिसयूज किया है।
तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अवेटेड स्टेप है गवर्नमेंट का, और ये बहुत ज़रूरी था। जैसा हमने देखा है यूरोपियन कंट्रीज़ में और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी डेटा प्रोटेक्शन लॉज़ आ गया है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारा इतना आगे बढ़ा है, क्योंकि अब बहुत सारा डेटा जो है डिजिटल फॉर्म में लोग सबमिट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह या बैंक की इसी सर्विस ले राह रहे में अब हों भारत या भी फिर। आगे बढ़ गया है और डेटा प्रोटेक्शन बिल की यहाँ पर जी, बात की जा रही है। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए दीपिका के पास जा रही हूँ, और ये समझना जरूरी है कि इस पूरे बिल में अ, दीपिका, सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारा डेटा उनके हाथ में है तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उसका अगर दुरुपयोग हुआ तो जबरदस्त उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। कितना आसान आपको लगता है जो हमारा जो डेटा है, जिसका एक्चुअली वर्चुअल वर्ल्ड में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को मैनेज करना, तो सोशल मीडिया की कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है? जी। तो सोशल मीडिया कंपनीज जो है अभी तक हमारे जो इंडियन डेटा सेट्स है उनको एक डेटा मार्केट की तरह देख रही थी। वहां से काफी सारा एडवर्टाइजर्स डेटा कलेक्ट किया गया, जो ना कि इसी देश में बाहरी देश में भी बेचा गया और उससे खूब प्रॉफिट कमाया गया। इसमें मैं एक वर्ड लाना चाहूंगी जिसका नाम है इंटरमीडियरीज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो पब्लिक एट लार्ज यूज करते हैं, उसे उपयोग करके अपना डेटा शेयर करते हैं और उस प्लेटफॉर्म से एक सर्विस लेते हैं। अभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स एंड एप्स ये ऑलरेडी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के अंदर आते थे। ये इंटरमीडियरी गाइडलाइंस लास्ट 2021 में आई थी, पर उसमें हमने यही देखा गया था कि एक ग्रीवेंस ऑफिसर असाइन किया जाएगा सोशल मीडिया एप्स पे। तो अगर किसी भी पब्लिक सेंटिमेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उन लोग वहां रीच आउट कर सकते हैं। पर जहां तक हमने रिसर्च किया है, जहां तक हमारा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस रहा है, दिस इज ओनली गुड इन थियोरी। इन प्रैक्टिस हमारा जो 1.3 बिलियन प्लस पॉपुलेशन का देश है, उसके लिए केवल एक ग्रीवेंस ऑफिसर असाइन करना ये पर्याप्त नहीं है। अगर हम इतना बड़ा डेटा रिकॉर्ड देखें, हमारे 80% ऑफ द पॉपुलेशन अभी ऑनलाइन आ चुकी है ये मेजर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। उसके लिए केवल 1 या 5 या 10 ग्रीवेंस ऑफिसर्स होना पर्याप्त नहीं है। दूसरा, उनसे हम कैसे कनेक्ट हो। तो इस चीज के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल्स में एटलीस्ट एक मेथड आना शुरू हुआ है। मैं यह भी नहीं करूंगी कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये जस्ट आना शुरू हुआ है, क्योंकि अब तक हमें यह देखना है कि सोशल मीडिया कंपनीज जो कि इंडिया नेटिव नहीं है, वो यहाँ की कंपनीज नहीं है, वो बाहर की है और इंडियन में कंपनी रजिस्टर किया है इंडियन नेटवर्क में, तो वहां तक वो हमारे साथ और लॉ एनफोर्समेंट के साथ कितना कोऑपरेट करेंगी इन प्रैक्टिस, यह देखना काफी आवश्यक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दीपिका। मैं आपकी इस बात को जरा आशुतोष जी तक पहुंचाती हूँ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात क्योंकि कही है, इसलिए इस पर व्यू उनका लेना बेहद जरूरी है। ये एक्चुअली मेरे दिमाग में भी बात उठ रही थी आशुतोष जी, क्योंकि जो ये हम डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में लागू होता है, जैसा दीपिका ने भी बोला, जो कंपनीज, जो सोशल मीडिया कंपनीज बाहर बेच और मैक्सिमम बाहर ही हैं, उनके पास, जिनके पास हमारा डेटा है, उनके साथ कैसा कंप्लायंस होगा? हमारा डेटा अगर ऐसी कंपनी के पास है जो वाकई बेस्ड आउट ऑफ इंडिया है, वहां पर डेटा ब्रीच या डेटा सिक्योरिटी के इश्यूज कैसे सॉल्व किए जाएंगे? क्या ये इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में इसके बारे में डिटेल्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये जब मैटर आया था लगभग अप्रैल 2022 के टाइम पे, तब जो है ये कहा गया था, इस बारे में पूरा डिस्कशन हुआ था, और कि जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो प्राइवेसी है और डेटा को, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बिल बना रहे हैं और हम जो है बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं 2023 का जो मॉनसून सेशन है, और उसी हिसाब से सारी तैयारी हो रही है। दूसरी बात कि अगर कोई कंपनी जो फॉरेन की है या कोई भी इंटरमीडियरी है, ऑब्वियसली जो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो इंडिया में जब भी वो काम करेंगे, तो इस लॉ के हिसाब से उनको सर्टेन रजिस्ट्रेशंस और सर्टेन प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन उनको खुद भी करना होगा। और वो जो इंडियन लॉ है, अगर वो कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं इंडिया में, तो इंडियन लॉ के हिसाब से वो उसके गाइडलाइंस के अंडर में उनको आना पड़ेगा, और यही लॉ है। तो अगर लॉ ऑफ लैंड में अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है अगर हमारे कंट्री में, भले ही वो जो इंटरमीडिएरी या फिर जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वो बाहर की कंट्री की हो, लेकिन उसको इस लॉ के तहत ही आना पड़ेगा, और
जो भी पेनाल्टी इम्पोज होता है वो उनको भरना पड़ेगा। और यही ये इंडिया में ही नहीं, ये जहां पे भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या कोई और कंट्री हो, वहां पे भी सेम लॉ अप्लाई करता है। और वो उसी तरीके से जो वहां का कोर्ट है, वो जो भी ऑर्डर देता है उस ऑर्डर का कंप्लायंस उसको करना पड़ता है, जिसको हम लॉ ऑफ द लैंड कह सकते हैं। कि जब लॉ ऑफ द लैंड इंडिया का है और यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है किसी भी कंपनी का, तो दे आर बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द एनी लॉ एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ पे पूरी तरीके से लॉ अप्लाई करेगा और हर तरीके से गवर्नमेंट जो है उनसे पेनाल्टीज इंपोज करा सकती है और कोर्ट में भी मामला जा सकता है। ये सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि कोई भी जो कानून हमारा बना हुआ है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल है हर कंपनी के लिए जो कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है। भले ही उनका मेन कंपनी जो उनका मेन जो प्रिंसिपल कंपनी है वो किसी भी कंट्री में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जब यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ के लॉ के हिसाब से उनको सारा कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही तो इसका क्लियर है, मतलब इसमें इसका कहीं कोई मतलब डाउट ये नहीं है। समझे आशुतोष जी, आपकी आपकी जी बात से ये मतलब समझे, और मैं दीपिका से जानना चाहूंगी, Amazon, फेसबुक हो गया, ट्विटर पर हमारा डेटा जाता है, तमाम जो कंपनी जिनके मेन हेडक्वार्टर्स यूएस में है या दूसरी कंट्रीज में है, वो कंप्लायंट होंगे इसमें। और दीपिका, ये क्या हम मान सकते हैं कि अब यूजर्स का डेटा लीक नहीं होगा, जो प्रिवेसी ब्रीच या डेटा ब्रीच की एक बहुत बड़ी समस्या यूजर्स के सामने हमेशा से खड़ी हुई आई है? जी, यूजर्स का डेटा ब्रीच तब होता है जब ये प्लेटफॉर्म्स या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जो सर्विसेज और डिफरेंट आईटी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, अगर वहां एक ब्रीच हो। अभी इसमें हम कैसे समझे कि वह एकदम इमीडिएटली हमें रिपोर्ट करे कि उनके पास डेटा ब्रीच हो? एक तो हो गया वॉलंटरी रिपोर्टिंग, जो कि हमारी गाइडलाइंस में मेंशन किया है। दूसरा है एक इंटर ऑपरेटेबिलिटी प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां की यूजर्स अपना देख सके कि हमारा यहाँ डेटा है, ये कौन सी पार्टीज के द्वारा यूज किया गया है। बिकॉज अब ऐसे हो रहा है कि जब हम कोई भी सोशल मीडिया एप्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां आई एक्सेप्ट क्लिक करने पे हमें फोर्स किया जाता है। एक अच्छी चीज ये जो नए बिल में है, वहां क्लियरली लिखा है कि जितने भी डेटा प्रोसेसिंग गाइडलाइंस है, उनको उस सोशल मीडिया ऐप या किसी भी और कंपनी को यूजर को सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज में समझाना है। और वहां फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि अगर यूजर ने आई एक्सेप्ट पे क्लिक नहीं किया तो वो सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकती। वहां एक ये अच्छी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। पर अगर हम डेटा प्राइवेसी की बात करें, सोशल मीडिया यूजर्स को यहाँ पे थोड़ा एक एक्टिव रोल लेना जरूरी है कि यहाँ मेरा डेटा किन किन बॉडीज के द्वारा यूज किया जा रहा है। और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे थोड़े रेगुलेशंस कस के देखने पड़ेंगे कि वॉलंटरी रिपोर्टिंग के अलावा और भी कोई मेजर्स है जिससे वो उनके क्लेम्स वेरीफाई कर सके। अब हमने देखा था पिछले कई सालों में जब फेसबुक, व्हाट्सएप यहाँ पे डेटा ब्रीचेस हुए थे, ये कई महीनों बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता था, योर प्रोफाइल इज फाउंड इन अ डेटा ब्रीच, कि आपकी प्रोफाइल ब्रीच हो चुकी है, प्लीज चेंज योर पासवर्ड्स। अगर ये इमीडिएट रिपोर्टिंग पे आ जाए तो वहां हमें बहुत आसानी होगी, क्योंकि डेटा ब्रीच से क्या होता है, हमारा डेटा डार्क वेब और दूसरी ऐसी वेबसाइट्स जो जालसाज इस्तेमाल करते हैं उनके हाथों में आ जाता है, और वह इसे केवाईसी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन एप्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिसको हमें एक डैशबोर्ड पे लाके संयुक्त प्रमाण में देखना चाहिए। और यहाँ पर ग्रीवेंस की आपने दीपिका अभी कुछ देर पहले बात की थी, आशुतोष मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, इसकी भूमिका क्या रहेगी, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि पहले क्या था कि अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं था पहले के लॉ के हिसाब से। अब अकाउंटेबिलिटी जो है वो आया है, और जितने भी जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक जो है डेटरेंस है। मैं ये नहीं कहता कि कोई अब जो है डेटा ब्रीच नहीं होगा, बट डेटरेंस है, उसको रोकने का तरीका है, उसको कम करने का तरीका है। और देखिए, जब भी कोई लॉ बनता है तो उसमें चेक किया जाता है टाइम एंड अगेन कि इसमें और कोई फ्लॉ है क्या, या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या विथ एक्सपीरियंस, विथ टाइम उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते हैं। तो जो
एक कहने की बात कि अगर कुछ भी नहीं लॉ था तो उससे तो ये बहुत बेटर है कि अब कम से कम कुछ डेटरेंस आएगा, कुछ कंट्रोल आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी। दूसरी बात जो आपने बोला जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड्स हैं, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में भी जो मेंबर्स हैं वो उनको क्वालिफाइड मेंबर्स उनको रखा जाएगा जो कि एक्सपर्ट्स होंगे, जो इन ग्रीवांसेस के ऊपर जिनको काम करना होगा विथ एक टाइम फ्रेम के अंदर में वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे और उसके बाद जो है वो एप्रोप्रिएट एक्शन जो एक्ट में मेंशन्ड है, चाहे वो पेनाल्टी से रिलेटेड हो या फिर इन्वेस्टिगेशन या फिर उनको बुला के पूछताछ या किसी भी तरीके का नोटिस भेजना हो, तो ये सारे प्रोसेस को जो है ये बोर्ड फॉलो करेगा ताकि जो है कंज्यूमर और साथ में जो कंपनीज हैं और दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल हो और इससे सबका जो है बेनिफिट हो और इसमें मिसयूज को रोका जा सके। देखिए कंपनी भी डेटा लेती है, वो खुद बिल्कुल। मिसयूज वो थोड़ी करती है, वो तो जो डेटा वहां उस कंपनी से अगर कहीं और कोई किसी और के हाथ में जब वो लगता है तब मिसयूज शुरू होता है। तो जो डेटा उनके पास आ रहा है उस डेटा को वो किस तरह से कंट्रोल करके ठीक से उसको सेव करके रखते हैं। अब बिल्कुल, जैसे कोई इंस्टेंसेस इतने सारे इंटरनेट आज तो सामने आए हैं, डेटा को जी बेचने का इतने सारे इंस्टेंसेस हमने जी अपने प्लेटफॉर्म पर ही चलाए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जी कैसे डेटा को बेचती हैं, इस पर इनफैक्ट दीपिका से जी जानना समझना जरूरी है कि किसी एक साइट पर दीपिका हमारा जो डेटा है कितनी देर तक स्टोर होता है। क्योंकि मानिए हम किसी का ट्विटर पर अकाउंट है, हमने उस जी अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन काफी समय के बाद या इनफैक्ट फेसबुक पर अगर आप जी उसको फिर से रिट्रीव करना चाहें बहुत सालों के बाद तो वो रिट्रीवेबल है। तो वो जी डेटा जो है किसी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितना देर तक स्टोर हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट बात इस बिल में कही गई है कि अगर आप जो यूजर अपना प्रोफाइल अगर डिलीट करता है तो कंपनी को भी उससे जुड़ा सारा डेटा डिलीट करना होगा। इसके क्या मायने हैं? जी तो इसके जो गाइडलाइंस आते हैं ये लॉ प्रिजर्वेशन जो टाइटल है उसके अंडर आते हैं। लॉ प्रिजर्वेशन मतलब यूजर की जितनी भी एक्टिविटी हो वो वहां स्टोर होती हो, लॉगिन से लेके अपलोडिंग से लेके चैट से लेके कई सारे वहां पे टाइप्स आते हैं। यहाँ पे अब तक इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और जो दूसरे गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से 3 विभाजन में था। पहला था लाइव डेटा जो कि यूजर एट द इंस्टेंट एक्सेस कर सकता है, वो था 1 ईयर के लिए। उसके बाद था आर्काइव डेटा जो कि हम बोल सकते हैं कि एक रजिस्ट्री में उन लोग डाल दे अपने आईटी के लिए, वो है 7 इयर्स। और तीसरा है डेड डेटा जो कि हार्ड ड्राइव्स या फिजिकल स्पेस जो कि लाइव ना हो उसमें डाले, वो था 10 इयर्स के लिए। तो और इसमें भी एक और विभाजन आता है, यदि कोई गवर्नमेंट या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक लेटर भेजे, एक रिक्वेस्ट भेजे कि प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा कीजिए कोई भी इश्यूज के लिए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, फ्रॉड मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज, तो ये सब यहाँ विभाजन देखे गए हैं। पर यहाँ पे हम ये यहाँ भी देखना चाहिए कि थ्योरी और प्रैक्टिस में कितनी क्षमता थी। प्रैक्टिस में अभी यह कंपनीज ने वो डेटा कितनी पार्टीज के साथ शेयर किया हुआ है तो वह भी इनके अंतर्गत आने चाहिए, यह हमने देखना जरूरी है। और यूजर्स को एटलीस्ट जितने भी अभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है वहां से अपना डेटा डंप एक डाउनलोड कर कर रखना चाहिए जो कि अभी भी अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि यूजर्स को बिल्कुल किस टाइप का डेटा सोशल मीडिया कंपनीज ने कलेक्ट किया है, लोकेशन से लेके माइक्रोफोन एक्सेस, फोन एक्सेस, गैलरी, फोटोज, मीडिया, फाइल्स, फोल्डर्स, वो सब यूजर्स के पास आएगा। इस एक्टिविटी से यह होगा कि यूजर को एक अंदाजा होगा कि मेरा कितना डेटा वहां पे स्टोर्ड है, उससे थोड़ी प्रोएक्टिवनेस आएगी और अपनी सिक्योरिटी को लेके थोड़ी ज्यादा सीरियसनेस वहां भी आ सकती है। बिल्कुल दीपिका, एक छोटा जवाब मैं आशुतोष आपसे लेना चाहूंगी। इस पूरे डिजिटल इको फ्रेमवर्क में आपको इस पूरे फ्रेमवर्क के लागू होने की क्या कुछ दिक्कतें लग रही हैं, कुछ चैलेंजेस आएंगे, टीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे? कितना आसान हो सकता है, कितना आसान हो रहेगा ये कंपनियों के लिए भी? देखिए जैसा मुझे लगता है कि पहले से ही इस पे काफी डिस्कशन हो रहा था और लोग कह रहे थे कि इस तरीके का लॉ जो है आना बहुत जरूरी है इंडिया में भी, क्योंकि हम इतना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और हर जगह डिजिटल यूज हो रहा है सारे डेटा का। और मुझे लगता है कि जो अभी गवर्नमेंट ने इतने सारे चेंजेस के साथ जो है नए बिल को जो है कैबिनेट से अप्रूव किया है, तो मुझे लगता है कि जब ये मॉनसून सेशन में आता है
तो विथ सम अमेंडमेंट्स, या अगर लगेगा कि कुछ और फर्दर अमेंडमेंट की जरूरत है, डिपेंडिंग कि किस तरीके का डिस्कशन बिल्कुल। होता है, बट डेफिनेटली हम्म। ये अप्रूव होगा, और ये जो है एप्लीकेबल इसको बनाया जाएगा बहुत ही जल्दी, और जो कि एक बहुत जी। टाइम से रिक्वायरमेंट भी था, और ये मामला कोर्ट्स में भी पेंडिंग है इस तरीके का। तो इसके ऊपर एक सही हम्म। स्टेप लिया गया है, और टाइम टू टाइम मुझे लगता है कि हम्म। वक्त के साथ अगर कुछ तो सही अमेंडमेंट दिशा में फर्दर लिया की गया है, जरूरत सही पड़ेगी। कदम आशुतोष जी जैसा आप बता रहे हैं, और दीपिका ने भी इस पूरे बिल पर की बारीकियां हमें समझाई है, यूजर्स के क्या राइट्स है, कंपनियों को क्या करना चाहिए, इस पर हमने एक चर्चा की विस्तार में। बहुत धन्यवाद आशुतोष और दीपिका, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।